अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साबिर पर खुश आमदीद। हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हम उसका लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, जिसके हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के में सबसे पहले देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या था इसका, इस मॉडल का जो हमें रदरफोर्ड ने ये मॉडल पेश किया। सबसे पहले इसने कहा कि ये देखने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों जो हमारे पास चार्ज होते हैं कैसे एटम के अंदर इकट्ठे रहते हैं, कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं, कैसे एक एटम के अंदर ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे रहते हैं। इसको देखने के लिए उसने एक मॉडल पेश किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, आप कह रहे हैं गोल्ड का एक पेपर लिया सोने का, उसके जो थिकनेस थी हमारे पास, उसकी जो मोटाई थी हमारे पास थी 0.0004 सेंटीमीटर। अब इसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, उसकी बम्बार्डमेंट करवाई किसके ऊपर, इस फॉइल के ऊपर। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से इसने लिए, अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, किसने कहाँ से ये निकलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से। जैसे उसने एग्जांपल दिए हमें रेडियम या पोलोनियम में से अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास बेसिकली हीलियम के एटम्स होते हैं, जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर हमारे पास क्या होती है, हाई होती है। मतलब कि किसी भी एटम्स के अंदर सरायत करने की एबिलिटी, पेनिट्रेट करने की एबिलिटी हमारे पास क्या होती है, इनकी सबसे ज़्यादा होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने किया क्या, बेसिकली ये गोल्ड का फॉइल लिया, इसका हमारे पास न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अल्फ़ा पार्टिकल्स है, जो बेसिकली हमारे पास क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस है। ठीक होगा इतना। अब जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को इसने गोल्ड फाइल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई इनसे जब ये टकराए, अब कुछ हमारे पास एटम्स ऐसे थे जो हमारे पास सीधे गुजर गए और जाके हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके स्ट्राइक हुए। फोटोग्राफिक प्लेट हमारे पास एक ऐसी प्लेट थी, जब हमारे पास ये उसके साथ जाके स्ट्राइक करेंगे तो उस हिस्से पर हमारे पास क्या होती है, चमक पैदा होगी, शाइन पैदा होगी। तो ये हमारे पास जो फोटोग्राफिक प्लेट है ये किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड की। अब इसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियर लिए, इसको स्ट्राइक करवाया किसके साथ, गोल्ड फाइल के साथ। अब बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास क्या हुए कि इसके जब गोल्ड फाइल्स के अंदर से पास किए तो बगैर डिफ्लेक्ट हुए, बगैर मुड़े सीधे जाकर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या किए, स्ट्राइक कर दिए। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे कि जब वो इनके जो सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, तो ये जो हमारे पास इसके सेंटर है ये वाला, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। जब कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास इस न्यूक्लियस के साथ आके स्ट्राइक हुए, इसके साथ स्ट्राइक होने के बाद ये हमारे पास क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, थोड़े मुड़ गए। और कुछ हमारे पास पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो हमारे पास इस न्यूक्लियस के सेंटर से आगे स्ट्राइक हुए, स्ट्राइक होने के बाद वो क्या हो गए, वापस रिपेल बैक हो गए। ये हमारे पास क्या था, इसका एक्सपेरिमेंट, किसने गोल्ड फॉइल ली, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई उसके अंदर। उसने ऑब्जर्व क्या किया कि कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर से सीधे गुजर गए, कुछ टकरा कर मुड़ गए और कुछ हमारे उसके साथ स्ट्राइक करके वापस आ गए। इसके बेस पर उसने क्या ऑब्जर्वेशन दी कि ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कि तकरीबन तमाम पार्टिकल्स हमारे पास इस फॉइल के अंदर से बगैर मुड़े, बगैर डिफ्लेक्ट हुए क्या हुए, पास कर गए। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स फ्यू डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, कि हमारे पास 20,000 पार्टिकल्स ने लिए, इसको स्ट्राइक करवाया, बम्बार्डमेंट करवाई इस गोल्ड फाइल में से। अब 20,000 में से वो कह रहा है कुछ हमारे पास लार्ज डिफ्लेक्शन के, लार्ज एंगल्स पर क्या हो गए, मुड़ गए, क्योंकि डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गई, और कुछ फ्यू बाउंस बैक, और उनमें से चंद एक ऐसे थे जो हमारे पास इसके साथ टकरा के वापस आ गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए, वापस आ गए। ये हमारे पास क्या थी, इसकी ऑब्जर्वेशंस कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, कि तकरीबन तमाम पार्टिकल्स इसके अंदर से बगैर मुड़े गुजर के 20,000 पार्टिकल्स उसने लिए थे, जिसमें से हमारे पास कुछ मुड़ गए और कुछ हमारे पास वापस आ गए। अब इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इन रिजल्ट्स को मैंने पॉइंट्स के अंदर लिखे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास एम्प्टी। अब
जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स इसके अंदर से बगैर डिफ्लेक्ट हुए ही क्या हुए, गुजर गए। तो क्या चीज़ शो कर रही है कि जो हमारे पास ये एटम है इसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, खाली है, इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे पास पार्टिकल्स से मैक्सिमम पार्टिकल्स बगैर डिफ्लेक्ट हुए पास कर गए। दूसरा हमारे पास है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब उसने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास कुछ हीलियम के पार्टिकल्स जब इसके सेंटर से पास हुए तो हमारे पास ये डिफ्लेक्ट हो गए। तो उसने ये कहा कि इसके जो सेंटर है इसका हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमारे पास अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, जब इनके साथ आके ये स्ट्राइक हुए तो ये हमारे पास क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये हमारे पास डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। तो इसने इससे क्या शो किया कि जो हमारे पास इसका सेंटर है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको उसने नाम दिया हमारे पास किसका, न्यूक्लियस का। कि जब हमारे पास ये कैसे उसको पता चला कि जब कुछ हमारे पास पार्टिकल्स इस पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर से जब टकराए तो वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, तो उसको उसने किसका नाम दे दिया, न्यूक्लियस किया। तीसरा हमारे पास है डेंस एंड हार्ड। कि जब उसने ऑब्ज़र्व किया कि जब उसने बम्बार्डमेंट करवाई अल्फ़ा पार्टिकल्स की किसके साथ, ऑन गोल्ड फॉयल, तो उसने ऑब्ज़र्व क्या किया कि बहुत सारे पार्टिकल हमारे पास, कुछ ऐसे पार्टिकल जो हमारे पास क्या हो गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए, जब इस न्यूक्लियस से जाके टकराए, टकराने के बाद हमारे पास वापस मुड़ गए। तो उसने उसे क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है या जो आपका सेंटर है हमारे पास इस एटम का, वो हमारे पास क्या है, हार्ड है और डेंस है, काफ़ी सख्त है, जिसकी वजह से वो टकरा के वापस मुड़ गए। इसके बाद हमारे पास है साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। अब उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास 20,000 में से सिर्फ चंद एक पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे थे जो हमारे पास डिफ्लेक्ट हुए या वापस आए। मैक्सिमम हमारे पास क्या थे, हमारे पास कर गए थे बगैर डिफ्लेक्ट हुए। उसने कहा कि हमारे पास जो साइज़ है न्यूक्लियस का, जो हमारे पास सेंटर में जो सेंटर है इसका, उसका जो साइज़ है बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफ्लेक्शन बहुत कम हुई है। आगे हमारे पास है पांचवा, हमारे पास इसका रिजल्ट आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन वार्प। अब इसने कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। छठा हमारे पास रिजल्ट के एटम इज़ न्यूट्रल, कि एटम हमारे पास न्यूट्रल है। ये भी उसने कहा था कि हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास एटम होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके जो अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप ये कह लें न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो बराबर हैं किसके, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। इसके बाद उसने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियॉन्स बेसिकली क्या होते हैं। उसने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसको उसने नाम दे दिया हमारे पास किसके हैं, न्यूक्लियॉन्स। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो पीछे हमारे पास क्या बता है, इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो आप सिंपली न्यूक्लियॉन्स को ये भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड या आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये हमारे पास क्या आते हैं इसके रिजल्ट से, कि पहला रिजल्ट उसने कहा कि हमारे पास जो एटम है इसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी होता है, जो इसका सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। डेंस और हार्ड, इसका हमारे पास नहीं होता है, हार्ड होता है न्यूक्लियस, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स टकरा के वापस आ गए। साइज ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास छोटा होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या करते हैं, पास कर जाते हैं इसके अंदर से। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डिवॉल्व करते हैं। एटम हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। सम ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद न्यूक्लियॉन्स हमारे पास के एटम के अंदर या आप कह लें न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, क्योंकि वो तो इसके गिर्द रिवॉल्व करेंगे, तो हमारे पास उनको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। अब इसके बात करें डिफेक्ट्स की, कि इसके अंदर हमारे पास क्या निकाय से कि जो हमारे पास ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सेप्ट ना हो सका।
अब सबसे पहला डिफेक्ट क्या था कि इसने कहा कि हमारे पास अगर हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं चार्ज पार्टिकल्स। अब ये क्या उसने क्या कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब कहते हैं जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, जब वो रिवॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या करते हैं, एमिट करते हैं। कि जो हमारे पास एक डिफेक्ट इसमें ये था कि हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स के क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जब चार्ज पार्टिकल हमारे पास रिवॉल्व करते हैं ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, एनर्जी को एमिट करते हैं। और जब कोई एटम हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे, तो ये दे शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस। तो इनको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास क्या था सेंटर, अब इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डिवॉल्व करते, कह रहे हैं आस्ता आस्ता ये इनको क्या करना चाहिए, एनर्जी एमिट करनी चाहिए। और जब ये कंटिन्यूसली हम एनर्जी एमिट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास क्या था, इसका एक डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट हमारे पास क्या है, दूसरा डिफेक्ट हमारे पास कह रहा है कि इफ़ electrons continuously emit or release energy, then they should form continuous spectrum। कहते हैं कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूस एनर्जी खारिज कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करे तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो किस क्या बन चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है ये देख ले पहले। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या करते हैं कि जो लाइट का है उसको डिफरेंट वे से डिफ्लेक्ट करती है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि फ़र्ज़ करें ये लाइट आ रही है, जब लाइट इसके साथ टकराएगी तो ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है हमें एक स्पेक्ट्रम के थ्रू नज़र आता है। स्पेक्ट्रम में बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है कॉन्टीन्यूस और एक हमारे पास होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब कॉन्टीन्यूस और लाइन्स में फ़र्क क्या होता है, कॉन्टीन्यूस में बेसिकली हमारे पास होता है कि हमारे पास आप कह लें एक कलर हमें ये शो हो रहा है, तो इसी के आगे हमारे पास ये दूसरा जो कलर होगा ऐसे हमारे पास शो होगा। और जैसे नेक्स्ट वाला कलर होगा वो हमारे पास इसके पहले वाले कलर के साथ थोड़ा मिक्स होगा, ये दोनों आपस में मिक्सड होंगे ऐसे। इस तरह का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। और जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमारे पास एक कलर यहाँ तक कोई और कलर होगा, दूसरा कलर हम फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर हमारे पास कोई और कलर आ रहा है, फिर नेक्स्ट कोई और कलर, फिर ऐसे हमारे पास ये लाइंस हमारे पास सेपरेट कर देंगे कलर्स को। तो हमारे पास ये कलर ये हमारे पास स्पेक्ट्रम होगा लाइन स्पेक्ट्रम। अब उन्होंने क्या कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टीन्यूस एनर्जी क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं या एमिट कर रहे हैं, तो इनको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हमारे पास एटम है वो क्या करते हैं, वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक डिफेक्ट था। पहला डिफेक्ट कि हमारे पास अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के हैं चार्ज पार्टिकल्स, तो ये इनको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करनी चाहिए। अगर कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करते हुए इनको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। और दूसरा हमारे पास था कि अगर ये कंटिन्यूस एनर्जी एमिट कर रहे हैं तो इनको
कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये कौन सा स्पेक्ट्रम बनाते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। यही हमारे पास था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने जब अपना ये मॉडल पेश किया तो उसने जो प्लम पडिंग थ्योरी थी उसको क्या किया, गलत प्रूफ कर दिया। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा कि ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ये डिफेक्ट्स हैं। अब इसके बेस पर नेक्स्ट एक मॉडल आया बोहर एटॉमिक मॉडल। उसने इस नकायस को मद्देनज़र रखते हुए अपना एक मॉडल पेश किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।